इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड इन जो मेटल्स के ऊपर +2 चार्ज है या फिर 0 चार्ज है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताता है कि किसी मेटल्स की ऑक्सीडेशन होगी या फिर रिडक्शन होगी। कोई मेटल +2 से रिड्यूस होकर किसमें जा सकती है? मान लो Mn+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर कर Mn सॉलिड में भी जा सकता है, और ऐसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Mn+2 में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर तो इसकी रिडक्शन हुई है, यहाँ पर इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमें बताता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई कोई भी एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकता है, और वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। जैसे अगर हम बात करें SRP की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई या पॉजिटिव होगा उतना ही आसानी से वो Mn+2 से Mn0 में जा सकता है, या फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा सकता है। या फिर दूसरा क्या है, अगर जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, कम हो, तो वो क्या जा सकता है? Mn+ से Mn+2 या +3 में जा सकता है। तो जो हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट है, फर्स्ट सीरीज है या 3D सीरीज है, तो उसके अंदर जो कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है, बाकी सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बेस पे? SRP के बेस पे। अगर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का नेगेटिव होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। जितना वैल्यू नेगेटिव होगी SRP की उतनी उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। या फिर जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की उतना ही वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब चार्ज बढ़ेगा, रिड्यूस का मतलब चार्ज घटेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। वैसे तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा। वहां पर आप लोगों ने 4 प्रॉपर्टियां पढ़ी होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी मेटल का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, वो इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी दूसरों को वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और वो एसिड के साथ मेटल, जिस भी मेटल का स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना, उसमें सभी मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, सिर्फ कॉपर को छोड़कर। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। या फिर निकल का लेस नेगेटिव है। ये 2 ऐसी मेटल हैं जो क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन का गेन करना पसंद करेंगी और आसानी से क्या हो जाएंगी? रिड्यूस। कॉपर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। क्यों होगा? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। और जहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो चीजें आसानी से क्या हो जाती हैं? रिड्यूस हो जाती हैं। और जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो आसानी से क्या हो जाती हैं? ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कुछ एलिमेंट्स की, जैसे Mn है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 3d5 4s2, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Mn+2 में चला जाएगा, और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d5। तो यहाँ पर इसने हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, हाई स्टेबल है। इसलिए हम बोलेंगे जो Mn है सॉलिड है वो ऑक्सीडाइज होकर Mn+2 में कन्वर्ट होना पसंद करता है। कारण क्या है? इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? हाईली नेगेटिव है। अगर हम इसको रिवर्स लेके जाने की कोशिश करें, भाई Mn+2 से Mn0 में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव होने के कारण ही ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा, रिड्यूस होना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो कॉपर है, जो हमारा कॉपर है वो +2 से किस में जाना पसंद करता है? कॉपर सॉलिड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका SRP वैल्यू क्या है?
पॉजिटिव है। तो हम SRP वैल्यू के बेस पे बता सकते हैं भाई किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी। और उससे भी अच्छा तरीका है बताने का, आप लोग ध्यान से देखो भाई, अगर कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करके उसके ऊपर चार्ज आ रहा है मान लो +2, और उस +2 चार्ज आने से उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या तो 3D3 होती हो, या 3D5 होती हो, 3D10 होती हो, तो वो आसानी से 0 से +2 में जाना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी T2G इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फील्ड हो जाएगी। T2G समझते हैं आप लोग, जैसे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, वो स्प्लिटिंग होने के बाद दो प्रकार के ऑर्बिटल बनाते हैं, एक होते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, एक होते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिटल। हायर एनर्जी ऑर्बिटल को हम बोलते हैं EG, और लोअर एनर्जी को बोलते हैं हम T2G। ये तीन ऑर्बिटल होते हैं DXY, DYZ और DZX। अगर ये हाफ फील्ड हो जाए तब भी हमारा एटम है हाईली क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। पहले आप लोग क्या कीजिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद चेक कीजिए कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लॉस करने या गेन करने के बाद हाफ फील्ड, फुल फील्ड या फिर D में 3 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का केस ले लेते हैं। आयरन Fe+2 में कन्वर्ट होना पसंद करेगा या Fe+3 में। तो उसके लिए आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। Fe का एटॉमिक नंबर 26, इसमें से 18 माइनस करो, कितना आएगा 8, 3D4S, S में 2, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6। अगर हम इस 2 लॉस की बात करें, 2 लॉस करने के बाद 3D में कितने हो जाएंगे 6। नहीं तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नए फुल फील्ड है। और Fe+3 की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 3D5। तो हम बोलेंगे जो Fe है वो +2 से किस में आना पसंद करेगा, +3 में, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी अटेन कर ली है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा। तो यहाँ पर भी इसका जो SRP है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये आसानी से क्या होना पसंद करेगा, रिड्यूस होना पसंद करेगा। तो जैसे हम यहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। देखो जैसे टाइटेनियम है, ये आसानी से +2 में जाना पसंद करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, माइनस का 1.63। वैसे धीरे धीरे इन सभी में, लेकिन 2 एलिमेंट ऐसे हैं, निकल और कोबाल्ट, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा पॉजिटिव है। यहाँ पर तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो रिड्यूस ही होगा। निकल भी रिड्यूस होना ही पसंद करता है। अगर बात करें हम, कोई भी मेटल है, आप लोग कॉपर का एग्जांपल ले लो। ऐसे कॉपर सॉलिड है, तो सॉलिड से पहले उसको कहाँ लेके जाएंगे, कॉपर गैसेज में। तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ कौन सी अप्लाई करोगे, सब्लिमेशन। तो यहाँ से कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेज में। अब गैसेज से फिर उसको क्या करोगे, आयनाइज करोगे। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करोगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो Cu किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। फिर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करोगे, तो Cu किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। फिर बाद में इसको Cu एक्वस में बदलेंगे। उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, इसको हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्वस फॉर्म में आने के बाद, वैसे तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D9 है, लेकिन ये फिर भी हाईली स्टेबल है, क्योंकि जो इन सभी एनर्जियों का सम है, इन दोनों एनर्जियों का सम है, उनसे भी अधिक नेगेटिव डेल्टा एच रिलीज होती है। तो हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होने के कारण Cu+2 हाईली क्या है, स्टेबल है। और बाद में ये आसानी से क्या होना पसंद करता है, रिड्यूस होना पसंद करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके। ऐसा ही केस किसके केस में होता है, निकल के केस में भी होता है। जो निकल के केस होगा ना, उसमें जो ओवरऑल एंथैल्पी होगी, कौन सी एंथैल्पी किस्म, डेल्टा, सब्लिमेशन, दोनों प्रकार की आयनाइजेशन एनर्जी प्लस
हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो निकल और कॉपर दो ऐसे एलिमेंट हैं जो आसानी से रिड्यूस होना पसंद करेंगे, बाकी सभी क्या होना पसंद करेंगे, ऑक्सीडाइज। हाँ, ये केस हो सकता है भाई, कोई एलिमेंट है अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे Mn+3 है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d4। ये तो 3d किस में जाना पसंद करेगा, 5 में, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन। तो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस या तो आप लोग उसके SRP या फिर SOP के बेस पे डिफाइन कर सकते हो। SRP होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितना नेगेटिव होगा उतनी ही ऑक्सीडेशन होगी, या फिर SOP जितना पॉजिटिव होगा उतनी ही क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ये दोनों एक ही बात है। या फिर SRP जितना पॉजिटिव होगा उतनी क्या होगी, रिडक्शन। SOP जितना नेगेटिव होगा उतनी क्या प्रेफरेंस मिलेगी, रिडक्शन को। याद रखोगी। तो जिसका SRP नेगेटिव होता है उसकी ऑक्सीडेशन भी होती है, वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो किसकी तरह काम करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी और एसिड के साथ रिएक्शन कर कर H2 गैस रिलीज करेगी। लेकिन जो अपना कॉपर है वो H2 गैस रिलीज नहीं करता एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद। तो यहाँ से अब देखते हैं, तो हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SOP फॉर Mn इज ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो SOP वैल्यू है ना Mn की, वो हाईली क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए Mn+2 में कन्वर्ट होना पसंद करेगा और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, हाफ फील्ड। SOP पॉजिटिव होने के कारण कॉपर के हैलाइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही +2 से कोई एलिमेंट +3 में भी जा सकता है, +3 से +2 में भी। अगर वो +2 से +3 में जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा, तो वहां पर उसकी SRP वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव SRP मिलेगी। अगर कोई एलिमेंट +2 से +3 जा रहा है तो ऑक्सीडाइज होगा, तो वहां पर उसकी SRP वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। अगर कोई एलिमेंट +3 से सॉलिड में जा रहा है, +3 से कहाँ जा रहा है, सॉलिड में, तो उसकी SRP वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो वही सेम ट्रेंड है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि भी कोई भी मेटल अगर +3 से +2 में जाना पसंद कर रही है तो या तो उसकी डी में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 3 इलेक्ट्रॉन, या डी में 5, या डी में 10। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए मेटल्स लॉस या क्या करती रहती हैं, गेन करती रहती हैं। जैसे आपने आयरन का केस पढ़ा भी, आयरन +2 से +3 में जाना पसंद करता है क्योंकि वहां पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, हाफ फील्ड हो जाती है। जैसे क्रोमियम की बात करें, अगर क्रोमियम +2 है मान के चलो, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d4 5s और 4s0। तो क्रोमियम किस में जाना पसंद करेगा, +3 में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, 3d3। तो यहाँ पर क्रोमियम +2 के कंपैरिजन में क्रोमियम +3 क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यही आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मेटेलिक बॉन्डिंग। जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। उसका कारण क्या है, जो ये डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके बीच में मेटल्स क्या करती हैं, अपनी नेगेटिव चार्ज के पुल को रिलीज कर देती हैं। देखो, ट्रांजिशन मेटल आर कैपेबल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन इनटू द पुल ऑफ मेटल, पुल ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोथ आउटर एंड इनर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक, आउटर और इनर दोनों सेल से, और इसके कारण स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बन जाता है किसके अंदर, मोबाइल पुल्स के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुए हैं, और किसके बीच में, डीलोकलाइज पॉजिटिव आयंस, जो ये पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे थे, उसके कारण यहाँ पर कैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। अब ये बॉन्डिंग है, ये भी डिपेंड करती है किस पे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पे। जिस भी स्पीसीज के पास जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी मेटालिक बॉन्डिंग होगी। जैसे क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है। तो जो क्रोमियम का मेटालिक बॉन्ड बनेगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऐसे ही इसके नीचे क्या होता है 4d सीरीज के अंदर, टंगस्टन, टंगस्टन बोलते हैं ना, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसका कारण भी यही है, इसके पास मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब भी मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस केस में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके इनर और
आउटर, दोनों ऑर्बिटल्स किस में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और इस मेटालिक बॉन्ड के अंदर है ना बिल्कुल प्रॉपरली कोवलेंट करैक्टर भी आ जाता है। दो मेटल ऐसे ओवरलैप कर लेते हैं, उनके इनर ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेते हैं, तो उसके कारण उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई हो जाता है। हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी इसका भी एक ही कारण है भाई, कोई भी एलिमेंट है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, वो मेलेबल क्यों है, वो डक्टाइल क्यों है, ये सभी प्रॉपर्टीज का सिर्फ एक ही कारण है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका भी कारण क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग है। तो मेटालिक बॉन्डिंग से क्या हो जाती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो बिना ब्रेक डाउन हुए हाई लोड को क्या कर सकती है, अपने ऊपर सहन कर सकती है। डक्टाइल आप समझते ही हो भाई, इनको हम स्ट्रेच कर कर वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेलेबल क्यों होती हैं, देखो मेलेबल, अगर मान लो दो ऑर्बिटल है, एक इनर ऑर्बिटल है और दूसरा आउटर ऑर्बिटल, ऐसे दोनों ने ओवरलैपिंग करके एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे, या फिर आप लोग ऐसे देख लो, ये इनर ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब हम इसको बीट करेंगे, पीटना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे ओवरलैपिंग कम होती जाएगी और इसका साइज ऐसे बढ़ता जाएगा। ओवरलैपिंग तो कम हो जाएगी लेकिन साइज बढ़ता जाएगा। तो ये मेलेबल की प्रॉपर्टी भी किसके कारण होती है, मेटालिक बॉन्डिंग के कारण। और मेटालिक बॉन्डिंग का कारण क्या है, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल्स के पास अगर कौन से इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या जिनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, अनपेयर होने चाहिए। जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। और मेटालिक बॉन्डिंग के कारण आप लोग इन प्रॉपर्टीज को आसानी से डिफाइन कर सकते हो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन का मतलब क्या है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी क्या है, सॉलिड मेटल है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, गैसेज में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी सॉलिड मेटल को गैसेज में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही एंथैल्पी ऑफ क्या होगी, एटमाइजेशन होगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाई है। अगर हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे ऐसे पूछते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, कौन सी दो सीरीज के बीच में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो हमारा मेटालिक करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बेस पे। कारण क्या है, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पर कौन सी कॉन्ट्रैक्शन आएगी, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या फिर 14 कौन से एलिमेंट आएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, जिनकी स्क्रीनिंग बहुत क्या है, पुअर है। और पुअर स्क्रीनिंग होने के कारण जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना अधिक फोर्स लगाता है कि उनके बीच में बॉन्डिंग क्या हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे दो मेटल्स ने ऐसे ओवरलैपिंग की, अब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल अपनी तरफ क्या करेंगे, प्रॉपरली अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ से उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टॉप टू बॉटम बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब किस पे डिपेंड करती है, मेटालिक बॉन्डिंग पे। और मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो कोई भी हमें पूछे, जैसे ऐसे पूछ लेगा Fe+2 और Fe+3 किसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है। तो आपको इस क्वेश्चंस का आंसर देखने के लिए सबसे पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना चाहिए। अगर आप बात करें किसकी, Fe की, तो एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3D और S, यहाँ 2 यहाँ 6, 2 का लॉस करने के बाद 3D में कितने आएंगे, 6, और 3 का लॉस करने के बाद 3D में 5। तो जब भी 5 हो या 5 से कम हो उतने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ पर 6 है, तो 5 में से एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है। तो Fe+2 में अधिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो मेटालिक बॉन्ड वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग। और ये एग्जाम्पल होता है टंगस्टन के अंदर भी, टंगस्टन जिससे हम बल्ब का क्या बनाते हैं, फिलामेंट बनाते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट पीरियोडिक टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में या ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे हाई है। उसका भी कारण क्या है, इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम है, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके केस में डब्ल्यू या टंगस्टन के केस में। अगर कोई पूछे भाई क्रोमियम और टंगस्टन दोनों पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो सेम है, 6 इसके पास अनपेयर है, 6 इसके पास, तो किसका
मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या किसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो किसका होगा, टंगस्टन का। इसका कारण क्या होगा, टॉप टू बॉटम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ती जाती है, मतलब सॉलिड को गैसेज में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता जाता है। तो इसलिए हम बोल देते हैं टॉप टू बॉटम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बढ़ेगी, और ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इतना ही करें। ऑक्साइड या ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल्स, दीज ऑक्साइड आर जनरली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। जो सभी की सभी मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, स्कैंडियम को। ये ऑक्सो एनायन या ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करती। और जो ये ऑक्साइड होते हैं ये डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन की संख्या पर या चार्ज पर। जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कोवलेंट करैक्टर डोमिनेट करेगा, जितना चार्ज कम होगा आयोनिक करैक्टर डोमिनेट करेगा, या फिर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही एसिडिक करैक्टर होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना ही करैक्टर क्या होगा, बेसिक। जैसे एमओ टाइप के ऑक्साइड हो गए, एमओ टाइप के ऑक्साइड में जो मेटल है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +2, तो ऑक्साइड नेचर में कैसा होगा, आयोनिक ऑक्साइड होगा। फिर आयनिक को हम बेसिक भी बोल सकते हैं, आयोनिक या फिर बेसिक ऑक्साइड होगा। तो आयरन के जो ऑक्साइड हैं या तो किसकी फॉर्म में मिलते हैं, Fe+2 की फॉर्म में मिलते हैं या फिर Fe+3 की। इसके बाद आयरन के और ऑक्साइड हमें नहीं मिलते। और साथ में जो ट्रांजिशन मेटल हैं ऑक्सो ऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सो एनायन की फॉर्मेशन भी करते हैं। ऑक्सो एनायन में इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, AXOYZ टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब Z अगर नेगेटिव है तो वो ऑक्सो एनायन हो जाएगा, अगर Z पॉजिटिव है तो ऑक्सो क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे MnO4 1 नेगेटिव या MnO4 2 नेगेटिव, ये दोनों के दोनों, एक तो देखो MnO4 नेगेटिव पर ऑक्साइड हो गया मैग्नीज का, और ये क्या हो गया, मैग्नेट आयन हो गया, ये पर मैग्नेट है। तो इन दोनों केस में ऑक्सीजन के ऊपर कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सो एनायन है। जैसे K2 Cr2O7 में Cr2O7 2 नेगेटिव, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सो एनायन का। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन यही पूछते हैं भी कौन सा ऐसा ऑक्सो एनायन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप के इक्वल है। तो उसके दो एग्जाम्पल होते हैं, तो क्रोमियम का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 6 है, और यहाँ पर क्रोमियम का ग्रुप नंबर भी कितना है, 6 है। और एक होता है परमैग्नेट, यहाँ पर देखो जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 7 है, और मैग्नीज का ग्रुप नंबर भी क्या है, 7 है। तो दो ऐसे ऑक्साइड हैं या ऑक्सो एनायन हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अपने ग्रुप के इक्वल है, और इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, अगर आपको ऑक्साइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग पहले उसकी क्या निकाल के देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद देखो कोई भी ऑक्साइड है, यहाँ ध्यान से देखो, कोई भी ऑक्साइड, सबसे पहले आप लोग या तो ऑक्सीजन काउंट कर लो, कितनी ऑक्सीजन है, जिसके पास जितनी अधिक ऑक्सीजन होगी। मान लो एक मेटल ऐसी है जिसके पास 1 ऑक्सीजन है, एक ऐसी है जिसके पास 2 ऑक्सीजन है, एक मेटल ऐसी है जिसके पास 3 ऑक्सीजन है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होंगी उतना ही या तो एसिडिक करैक्टर से क्वेश्चन मिल जाएगा, उतना ही अधिक उसमें एसिडिक करैक्टर होगा, या फिर उतना ही उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर होगा। कोवलेंट करैक्टर का आप लोगों को पता ही है, फाजान्स रूल के बेस पे मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर नॉन मेटल या फिर ऐसी स्पीसीज जो मेटल से जुड़ना पसंद करती है, उसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही कौन सा करैक्टर होगा, कोवलेंट करैक्टर होगा। अगर हम बात करें एनाइन फिक्स कर दें किसी भी मेटल के अंदर, एनाइन फिक्स करने का मतलब जैसे वैडनियम V2O3, इस केस में मैंने ऑक्सीजन एक एनाइन था वो फिक्स रखा है। तो अगर हमें यहाँ पर करैक्टर का डिस्कस करना है भी कौन सा मोर एसिडिक है, तो आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। यहाँ से कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +2, यहाँ से कितनी आएगी, +3 को क्या मानते हो, x, ऑक्सीजन पे -2, ओवरऑल चार्ज 0, x कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही वैडनियम को 2x मान लेंगे,
ऑक्सीजन कितनी है 3, 1 पे चार्ज माइनस का 2, 2x माइनस का 6 हो गया, उस साइड जाएगा तो प्लस का x कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट वैडनियम की 2 है। तो ऑक्सीडेशन 3 में मोर कोवलेंट करैक्टर होगा किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के। यहाँ आयनिक करैक्टर होगा, यहाँ क्या होगा स्लाइटली लेस आयनिक करैक्टर होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना वो भी ऐसे ही है, या तो ऑक्सीजन काउंट कर लो, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1, तो जिसपे जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ही वो एसिडिक होगा। ऐसे नहीं काउंट कर सकते, ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करो, जिसके पास +2 ऑक्सीडेशन, इसके पास कितने हैं +3, जिसके पास जितनी ज़्यादा हाइयर चार्ज होगा उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उतना ही उसका कौन सा करैक्टर होगा, एसिडिक करैक्टर होगा। तो ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, या तो एसिडिक करैक्टर के बारे में पूछा जाएगा, या फिर बेसिक, या फिर आपसे कोवलेंट या मेटेलिक करैक्टर के बारे में पूछा जाएगा। हमने मेटेलिक बॉन्डिंग डिस्कस किया है। मेटेलिक बॉन्डिंग में कुछ एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन है जो जिंक, कैडमियम और मरकरी। मैंने तो बोल दिया स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होने का मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन इन 3 मेटल्स का कम होता है। कारण क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d10, और 3d10 होने के कारण इनके जो इनर ऑर्बिटल हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो कोवलेंट करैक्टर या फिर ओवरलैपिंग क्या है, लो है। कम कोवलेंट करैक्टर या ओवरलैपिंग लो होने के कारण जो इनका मेटेलिक करैक्टर है वो लेस हो जाता है, कम मेटेलिक करैक्टर होता है। लेस मेटेलिक करैक्टर याद रखो, लेस मेटेलिक करैक्टर याद नहीं रख सकते तो लो कोवलेंट करैक्टर हो गया, और कम कोवलेंट करैक्टर होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इतना ही।